जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना पीएसबी चेन्नई का एक्सपीरियंस। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं इंडियन कोस्ट गार्ड के अटेम्प्ट्स के बारे में, तो मैंने अराउंड 4 अटेम्प्ट्स इससे पहले दे चुके हैं और उनमें से पीएसबी चेन्नई मैं 3 बार जा चुका हूं। उसमें से 2 टाइम्स आई गॉट रिकमेंडेड इन पीएसबी चेन्नई एंड 1 टाइम फ्रॉम पीएसबी नोएडा। तो ओवरऑल बात करें तो ये दिस इज माई 22nd अटेम्प्ट एसएसबी का। तो जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो निकलते हैं यहाँ से। इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गए, ड्रेस कोड हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट आउट कर दिया जाएगा तो आप पीपीडीटी सीसीबीटी किसी में अपीयर भी नहीं हो पाएंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो इस सब चीज़ों के बारे में प्लीज़ ध्यान रखिए वहाँ पे पीएसबी जाने से पहले। और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने शेयर किया अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ पे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, जो भी कॉन्टैक्ट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वहाँ से। तो जो सीजी कैट है, सीजी कैट एक रिटन एग्जामिनेशन होता है फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए। सीजी कैट स्टेज 1 होता है, फिर सीजी कैट हो जाता है, फिर आता है हमारा पीएसबी, जिसके लिए मैं अभी चेन्नई जा रहा हूँ। पीएसबी के बाद हमारा आएगा एफएसबी, दैट इज फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में रेकमेंड होने के बाद हमारी आएगी मेडिकल की बारी। मेडिकल्स क्लियर होने के बाद हमारी बनेगी मेरिट और फिर हम जाएंगे इंडियन नेवल अकेडमी। तो यह है एक प्रोसीजर हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बताऊंगा मैं। यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी मैं हो रहा हूँ लेट, तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, मैं मैसूर रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं और अभी बज रहे हैं 6 और 6:20 पे मेरी ट्रेन है बैंगलोर के लिए। तो जल्दी से पहुंचता हूं, वरना 6:20 वाली ट्रेन छूट गई तो आगे की कहानी ख़राब हो जाएगी। भागते हैं, टिकट लेते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं, और मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ ट्रेन पकड़ने के बाद। फाइनली दोस्तों, टिकट भी मिल गई है और ट्रेन भी खड़ी हुई है। अभी मेरे पास 10 मिनट और है। चलते हैं, ट्रेन बोर्ड करते हैं और पहुंचते हैं बेंगलुरु। फाइनली दोस्तों, मैं बेंगलोर रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने मैसूर से डायरेक्ट चेन्नई की ट्रेन क्यों नहीं की, क्योंकि मेरी किस्मत ही ख़राब है। तो इस बार मेरा जो पीएसबी का स्लॉट है चेन्नई में, वो है सुबह 8 बजे का। तो सुबह 8 बजे का, और जो एक ट्रेन है कावेरी एक्सप्रेस, जो वो मुझे लेके जाएगी चेन्नई सुबह 6:45 पे, वो है डायरेक्टली फ्रॉम मैसूर टू चेन्नई। ठीक है, और वो मैंने टिकट बुक भी कर ली थी। और क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरा चेन्नई का पीएसबी था तब मैं वही कावेरी एक्सप्रेस करके गया था, तो इस बार भी मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बुक कर ली टिकट। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा चेक कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने जब अपना इस बार स्लॉट चेक किया तो मेरा सुबह 8 बजे का था। तो भाई सुबह 8 बजे का स्लॉट है, 6:45 पे एमजीआर रेलवे स्टेशन पे पहुँचाएगी ट्रेन, इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकता। तो फिर मैंने अपना टिकट कैंसिल करा दिया। और फिर अब मुझे ऐसी ट्रेन चाहिए थी जो मुझे सुबह के 4 या 5 बजे पहुँचाए। मैसूर से ऐसी कोई ट्रेन थी नहीं। तो फिर मैंने देखा कि यार मुझे कैसे ब्रेक जर्नी करके जाना पड़ेगा। तो ब्रेक जर्नी करते हुए मुझे एक ट्रेन मिली जो मुझे बैंगलोर से चेन्नई लेके जाएगी, जो कि है चेन्नई मेल, जो केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से है 10:40 पे। और अभी बज रहे हैं 9। तो अभी जाके मैं कुछ खाऊंगा पीऊँगा, डिनर करूँगा, उसके बाद उस ट्रेन का वेट करूँगा, उसको बोर्ड करूँगा और पहुँचूँगा चेन्नई। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्ट्रगल है। तो निकलते हैं, कुछ डिनर करते हैं, फिर आपको आगे की चीज़ें बताते हैं। तो दोस्तों, डिनर हो चुका है मेरा और अब समय है चेन्नई की ट्रेन को बोर्ड करने का। तो दोस्तों, मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें मैंने पीएसबी, एफएसबी और एसएसबी की वर्कशॉप लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, और मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एसएसबी की, तो आप वो फीडबैक देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, और फिर मेरी एसएसबी की वर्कशॉप, पीएसबी की वर्कशॉप या एफएसबी की वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी उससे।
ठीक है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है उसका, ताकि जो हमारे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसी के साथ चलते हैं, बोर्ड करते हैं ट्रेन। तो दोस्तों ये है चेन्नई मेल, ये निकलेगी यहाँ से 10:40 पे और पहुँचेगी सुबह 4:15 पे चेन्नई। इसका नाम यहाँ पर कर्नाटका एक्सप्रेस और मेल लिखा हुआ है। और मेरा जो कोच है वो है S1 सीट नंबर 27। तो दोस्तों मैं MGR चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूँ। अराउंड 45 मिनट्स ट्रेन लेट है, 5 बज रहा है अभी, और मुझे 8 बजे रिपोर्ट करना है PSB चेन्नई सेंटर पे। तो रफली मेरे पास 3 आवर्स हैं अभी। जाता हूँ यहाँ से वेटिंग रूम में, वहाँ पर नहाता धोता हूँ और चेंज करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे का क्या सीन है मेरा। A few moments later. तो दोस्तों मैं तैयार हो चुका हूँ, अभी 6:10 हो रहा है, 8 बजे की रिपोर्टिंग है। तो यहाँ से निकलते हैं। अगर आपको PSB चेन्नई जाना है तो आपको या तो रैपिडो ऊबर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो एड्रेस है वो डालना पड़ेगा कोस्ट गार्ड स्टोर्स डेपो। और अगर आप बस से जाना चाहते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो लोकल भी जाती है, लोकल ट्रेन। और बस से जाना है तो 101 बस जाती है रोयापुरम मार्केट तक। तो आप रोयापुरम मार्केट तक पहुँचिए, वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पे PSB चेन्नई है। तो ऐसे करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं। मैं भी देखता हूँ कौन सा ट्रांसपोर्ट लेता हूँ और पहुँचता हूँ PSB चेन्नई। तो दोस्तों हम लोग अभी खड़े हैं MGR रेलवे स्टेशन के बाहर, और ये हमें दोस्त मिल गए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I'm Sagar रामशंकर भाई from Bangalore. अगेन Hi. for guys. last 3-4 PSBs we are coming on the together. same date, same slot. Same slot. It's all success. Bro, introduce yourself. From Coimbatore. तो दोस्तों हम लोगों ने कैब कर लिया है। पहले मैं सोचा था बस से जाऊंगा, लेकिन अब इतने सारे हो गए हैं तो साथ में जाएंगे और मचाएंगे। A few hours later. तो दोस्तों कुछ घंटे की मेहनत के बाद फिर से रेकमेंड हो गया है रामशंकर भाई। जब भी हमारा स्लॉट सेम होता है हर बार साथ में ही रेकमेंड होते हैं, फिर FSB जाते हैं। Recording it. I thought you were taking a photo. Would you like to introduce yourself? Under the guidance of this guru, I got Sarkar and PSB. Thank you. Please, don't say that. Yeah, it's all so Bangalore. 8 o'clock yesterday, seeing your Thanks a lot. Like, coming on the train, it was watching your video. My videos, okay. Thanks a lot for the kind words. तो दोस्तों अभी जो आज की रिपोर्टिंग थी 8 AM की, उसमें अराउंड 47 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था और उसमें से 8 कैंडिडेट्स रेकमेंड हो गए। और बाकी जो जानकारी है आपको मैं घर जाके दूंगा। यहाँ से निकलते हैं, बाय बाय। Mummy again. यार रामशंकर Bye bye, brothers. Wish you all success. मैंने बताया Thank you all. Thank you all for watching the video. भाई OC आना चाहेगा? तो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं मैसूर, और फिर मैं आपको आगे की डिटेल्स बताऊंगा। The next day. तो दोस्तों अब मैं मैसूर आ चुका हूँ, तो लेट्स डिस्कस अबाउट माय PSB चेन्नई एक्सपीरियंस इन डिटेल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आप MGR रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं तो आप PSB चेन्नई कैसे पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा ये कि आपको या तो अपने ऊबर ओला उसमें आपको डालना पड़ेगा कोस्ट गार्ड स्टोर डेपो चेन्नई। अगर आप ये एड्रेस डालेंगे तो आप सीधा पहुंच जाएंगे PSB चेन्नई के पास। तो आप ऊबर ओला भी कर सकते हैं, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, 101 करके बस है, ठीक है, वो आपको रेलवे स्टेशन के सामने से ही मिल जाएगी। तो आप उससे भी सीधा आप रोयापुरम मार्केट पहुंच सकते हैं, जो कि वॉकेबल डिस्टेंस पे है फ्रॉम आर PSB चेन्नई।
तो ये हो गया हमारा पहुंचने का तरीका, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे पीएसबी चेन्नई डालते हैं और वो किसी और लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो सुबह सुबह टेस्ट से पहले कुछ ऐसी चीजें ना हो उतना अच्छा है, तो बी केयरफुल अबाउट इट। तो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या चेक हुआ था गेट पे। सबसे पहले आधार कार्ड, ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो आपने मेंशन किया हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में वो, फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म और ई एडमिट कार्ड। आपके पास ई एडमिट कार्ड 2 होने चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म एक से होगा तो भी उससे भी काम चल जाएगा, और ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर दोनों चल जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के बाद अंदर बुला लिया जाता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन हमारा हल्का फुल्का ही होता है, ज़्यादा डीप में डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। थोड़ा बहुत चेक करते हैं और जो बेसिक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो चेक करने के बाद हम लोगों को ले जाया जाता है हॉल में, जहाँ पे हम लोगों का कंडक्ट किया जाता है फेज 1, दैट इज सीसीबीटी। तो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि हमारे सिमिलर होता है ओआईआर के जो हम लोग एसएसबी के स्टेज 1 में देते हैं, बट इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चंस होते हैं उनको फ्लैश किया जाता है स्क्रीन पे, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम दिया जाता है कि अगर जितना टफ होगा क्वेश्चन उतना ज्यादा टाइम मिलेगा, जितना इजी होगा उतना ही कम टाइम मिलेगा। तो टोटल हमारे 80 क्वेश्चंस आए थे सीसीबीटी में, और हम लोगों को 30 टू 45 मिनट्स के बीच का टाइम मिला था। तो हम लोगों को घड़ी तो अलाउ है नहीं, तो हम लोगों को पता नहीं कितना टाइम लगता है, लेकिन जनरली सर ने बोला था कि ये 45 मिनट्स का टेस्ट है, तो 30 टू 45 मिनट्स में ये टेस्ट हमारा हो जाता है। तो अगर हम लोग पर्टिकुलरली सेक्शंस की बात करें, तो देयर वर 7 सेक्शंस। टेस्ट नंबर 1 जो था वो ब्लड रिलेशन था और नंबर सीरीज थी। नंबर सीरीज के साथ साथ कुछ नॉन वर्बल सीरीज भी वहां पे अवेलेबल थी। और टेस्ट नंबर 1 दैट इज सेक्शन 1 के लिए हम लोगों को 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन दिया गया था। तो ये जो क्वेश्चन थे बहुत ही इजी लेवल के थे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको 1 मिनट में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फिर हमारा आता है टेस्ट नंबर 2 दैट इज कंप्लीट द सीरीज। इसमें नॉन वर्बल जो सीरीज दी जाती है उनको हम लोगों को कंप्लीट करना होता है, ये भी बहुत ही ईजी होता है, इसमें भी 20 सेकेंड्स दिए जाते हैं हम लोगों को। फिर आता है हमारा स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स के साथ साथ हम लोगों को एरर्स भी चेक करने होते हैं, ठीक है, जो अपने सीडीएस एफकेट में एग्जामिनेशंस में आते हैं ना, कि एबीसीडी में से कौन से पार्ट में इस सेंटेंस के एरर है, तो वो भी हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है। स्पेलिंग्स भी वहां पे दी गई थी, तो ये भी सेक्शन बहुत ही ईजी है, इसमें भी अराउंड 20 सेकेंड्स हम लोगों को मिले थे पर क्वेश्चन के लिए। फिर आता है हमारा टेस्ट नंबर 4। ये क्वेश्चन ये जो सेक्शन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है। नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, जैसे हम लोगों को एक एलिफेंट वर्ड दे दिया, अब एलिफेंट में से हम लोगों को ई वर्ड यूज करके 5 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, तो कितने बन सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया होता था 2, 4, 8, 9। तो ये बहुत ही थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। आप पीछे जो क्वेश्चंस पे टाइम कम रहने की वजह से आप अच्छे से डार्क नहीं कर पाए ऑप्शंस को, वो कर सकते हो और टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। और आपको क्वेश्चन तो खाली बिल्कुल नहीं छोड़ने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सब में अपने तुक्के मार के आओ, ठीक है। फिर आता है हमारा टेस्ट नंबर 5 दैट इज मिरर इमेजेस विद रोटेशन। ये भी बहुत ही इजी सेक्शन है। इसमें क्या था, कोई इमेज दे रखी थी, उसको बोला था कि आपको 120 डिग्री इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री घुमाना है और फिर उसकी मिरर इमेज बनानी है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी थे, इजीली हो गए थे, टाइम भी सफिशियंट मिल रहा था इसमें, रफली 20 सेकेंड्स के अराउंड टाइम मिल रहा था, ठीक है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। फिर आता है हमारा टेस्ट नंबर 6 दैट इज रिमेंबर द वर्ड्स एंड अल्फाबेट टेस्ट। दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस इन दिस सीरीज ऑफ टेस्ट, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी बहुत ही इजी है और स्कोरिंग है। तो रिमेंबर दी वर्ड्स और अल्फाबेट में क्या था, एक वर्ड या नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोगों को पैटर्न हम लोगों को शो कर रहे थे स्क्रीन पे, देन क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए जा रहे थे कि आपने जो वर्ड देखा है क्या वो वही है, तो हम लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे, हम लोगों को उसमें से सेलेक्ट करना था। तो ये भी बहुत ही मेमोरी बेस्ड टेस्ट है, तो आप इजीली इसको स्कोर कर सकते हैं। फिर आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें जैसे एक्स वाई एक्स एक्स एक्स, तो हम लोगों को इसमें एक्स काउंट करने होते हैं, तो नंबर ऑफ एक्स आप इजीली काउंट कर सकते हैं। और टाइम भी सही था, आप अगर अच्छे से मैनेज करेंगे तो आपका इजीली बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा इन सारे टेस्ट में। तो सीसीबीटी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीसीबीटी में पहले क्या होता था, जब डायरेक्ट एंट्री हुआ करती थी तो सीसीबीटी के बेसिस पे अराउंड 60 टू 70 कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट कर दिया जाता था। बट नाउ डेज क्या हो गया, सीजी कैट आ गया, तो सीजी कैट की वजह से पहले से ही कैंडिडेट्स फिल्टर आउट हो रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब सीसीबीटी में ज्यादातर लोगों को क्वालिफाई कर दिया जाता है, एंड वो क्वालिफाई करके देखते हैं, सीधा देते हैं पीपीडीटी, जो कि हमारा मेन है। 75% ऑफ द वेटेज ऑफ पीएसबी इज रिलेटेड टू पीपीडीटी। तो लेट्स जंप इनटू दिस पीपीडीटी टॉपिक। तो अगर मैं फेज 2 की बात करूं, ठीक है, हम लोगों का जब सीसीबीटी हो जाता है, फिर हम लोगों को आधे घंटे का ब्रेक मिलता है और फिर रिजल्ट अनाउंस होते हैं। रिजल्ट में हम लोगों को
ज़्यादा कुछ सरप्राइजिंग लगता नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी देखा था, तो 42 कैंडिडेट्स थे, सभी को चेस्ट नंबर्स अलॉट कर दिए गए थे। कोई भी फिल्टर आउट नहीं हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ सीसीबीटी। तो इस बार भी हमारे टोटल 47 कैंडिडेट्स रिपोर्ट किए थे, ठीक है, और सभी को क्वालिफाई कर दिया था सीसीबीटी में। और फिर हमारा शुरू होता है पीपीडीटी। सबसे पहले हमारी जो पिक्चर थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पिक्चर थी, ये जो मैंने इंटरनेट से पिक्चर उठाई थी, एग्जैक्ट यही पिक्चर नहीं थी, बट माई पिक्चर वॉज सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर पिक्चर। ऐसा था कि वहां पे 3 कैरेक्टर थे, एक यहाँ पर मेल था, एक मेल यहाँ पे था, और बीच में एक फीमेल थी, लाइक दिस। एंड दे वर लुकिंग एट दी वॉल, और वॉल पे ना कुछ लिखा हुआ नहीं था, जैसे यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, तो ये नोटिस भी नहीं था, ठीक है। इट इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द पिक्चर दैट यहाँ पर नोटिस बोर्ड है, बट जो मेरी पिक्चर आई थी अपनी पीएसबी चेन्नई में, वहां पर ये जो वॉल थी ब्लैंक थी, बस ऐसा लग रहा था कि कोई व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। 3 कैरेक्टर्स है, वॉल की तरफ देख रहे हैं, बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, तो ये मेरी पिक्चर थी। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पिक्चर की डिस्क्रिप्शन दूं बॉक्स के हिसाब से, तो मैंने एक मेल कैरेक्टर यहाँ पर देखा था 22 पॉजिटिव मूड में, एक फीमेल कैरेक्टर देखी थी यहाँ पर 21 पॉजिटिव, और जो मेरा मेन कैरेक्टर था उसको मैंने 22 पॉजिटिव। और ये मेरा मेन कैरेक्टर था जो कि वॉल की तरफ देख रहा था, और जो मेरा एक्शन ऑफ द स्टोरी था लुकिंग एट दी नोटिस बोर्ड। तो अब शुरू करते हैं मेरी स्टोरी क्या थी, ठीक है। तो मेरी स्टोरी थी, अनुज दुबे 22 वाज बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट इन ट्रिपल एमयूटी, ये मेरा कॉलेज है, ऑन ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल साइनोड। कल्चरल साइनोड हमारी कल्चरल सोसाइटी है। One day when he was going towards his class along with his friends, he saw a notice regarding the upcoming cultural fest. ये पॉइंट था जहां पे मैंने अपनी जो पिक्चर थी उसको इंट्रोड्यूस किया था अपनी स्टोरी में। Then he met the officials to inquire about it and got the opportunity to organize the fest. First, he informed other members of the society and hold the meeting. He made the plan after fruitful discussion. Later, he selected the volunteers from junior years and divided various tasks among them, like shortlisting participants for various events, decorating venue, inviting guests for the fest, arrangements of food and refreshments, etc. He himself took the responsibility of bringing sponsorships for the events and met various companies and explained them about the event and got the sponsorship. At last, he revisited all the arrangements before the event. The day came, cultural fest was organized smoothly and whole college enjoyed. Anuj thanked his team and juniors for their efforts. तो ये जो मेरी जो ये जो स्टोरी थी पीपीडीटी की, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन डाल दिया अपना मेन कैरेक्टर का, हीरो का। फिर यहाँ पर पिक्चर को इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज जस्टिफाई कर दिया कि पिक्चर कैसे रिलेटेड है मेरी स्टोरी से। फिर यहाँ पर मैंने एक्शन पार्ट डाल दिया, फिर यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग, दैट इज कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। तो ये थी मेरी स्टोरी। अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल नरेशन की, तो हम लोगों का ग्रुप बहुत ही पहला ही ग्रुप था, मेरा चेस्ट नंबर 1 था, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा टाइम मिला नहीं हम लोगों के ग्रुप को, तो 5 मिनट हम लोगों को हार्डली मिला होगा आफ्टर राइटिंग दी स्टोरी। 5 मिनट के लिए हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, फिर हम लोगों को बुला लिया गया। तो हमारा इंडिविजुअल नरेशन स्टार्ट हुआ, और सबसे पहले मेरे से ही स्टार्ट हुआ। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखोगे, ठीक है, तो ये जो स्टोरी है इसका मैंने बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया है, क्योंकि जब भी मुझे 4 से 5 कैरेक्टर्स डिस्कशन करते हुए दिखते हैं पिक्चर में, तो मैं बस एक ही स्टोरी बनाता हूँ, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल फेस्ट। तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये मैंने इतनी बार स्टोरी यूज़ कर ली है, और वहाँ पे जो पीएसबी के असेसर्स थे, उनको भी मैं पहचान गया था, क्योंकि लास्ट 3 टाइम से मैं वहीं जा रहा हूँ चेन्नई पीएसबी देने। तो वो असेसर्स भी मेरे को मैं पहचानने लगा हूँ कि ये जीटीओ है, ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, ये साइकोलॉजिस्ट है। तो मुझे लगता है कि भाई पिछली बार भी यही स्टोरी यूज़ की थी। कहीं ये उठ के बीच में ये ना बोल दे कि भाई कब तक इस स्टोरी के सहारे तुम आगे बढ़ते रहोगे। तो मेरे को तो बीच में यही लग रहा था, लेकिन तब भी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने इंडिविजुअल नरेशन अपना फ्लो में दिया। पहले से ही रट्टा मारा हुआ था इस स्टोरी का मैंने, तो मुझे कोई इंडिविजुअल नरेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर इंडिविजुअल नरेशन के बाद हमारा शुरू होता है ग्रुप डिस्कशन। हमारा जो ग्रुप था वो 12 मेंबर्स का ग्रुप था, ठीक है। तो जैसे ही लास्ट बंदे ने अपना इंडिविजुअल नरेशन दिया, उसके बाद बिल्कुल कैओस मच गया, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में कोई किसी की सुन नहीं रहा है। फिर क्या हुआ, असेसर ने हम लोगों को डिवाइड कर दिया 1 to 6 और फिर 7 to 12। तो 1 to 6 में हमारा जो डिस्कशन चल रहा था, उसमें ऐसे 2-3 टाइम आए जब मैंने सिर्फ मैं ही बोल रहा था और बाकी लोग सुन रहे थे। तो मुझे लगता है कि वहां पे मैंने इम्पैक्ट क्रिएट किया था, और वहां पे मैंने एक पॉइंट आउट किया था पॉइंट की, जैसे जेंटलमैन, इट इज क्लियरली विजिबल दैट देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन देयर अर्ली 20s। लेट्स टेक देम एज अ स्टूडेंट ऑफ some college and they are looking at the wall, or we can assume that there is a notice regarding something or for the upcoming event and they are looking at it। तो ये जो मेरा पॉइंट है, ये मैंने डिस्कशन में बोला था और सब लोग सुन रहे थे। तो ये हम लोगों का डिस्कशन ऐसे चल रहा था। तो एक बंदे ने ब्लड डोनेशन पे बनाया था, तो बाकी लोग मेरी सुन नहीं रहे थे।
कि ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल फेस्ट पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मैंने बोला ओके जेंटलमैन, सो इफ यू डोंट अग्री विद ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल फेस्ट, लेट्स गो विद चेस्ट नंबर 4 स्टोरी, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग ब्लड डोनेशन कैंप, एंड दे वर लुकिंग एट द नोटिस रिगार्डिंग द अपकमिंग ब्लड डोनेशन कैंप। तो मैंने उसकी स्टोरी को अपना कॉमन थीम बनाने के लिए पुश किया ग्रुप में, तो लोग एग्री करने लग गए। तो फिर हम लोगों ने बहुत सारे एक्शंस भी ऐड किए, और इसी केओस में फिर दूसरे सब ग्रुप को भी मौका मिला डिस्कशन करने का। उनके सब ग्रुप में थोड़ा डिस्कशन का थोड़ा इशू हो रहा था, उन लोगों के पास कुछ क्लियर पर्सपेक्टिव आ नहीं रहा था निकल के। फिर हम लोग जो दोनों सब ग्रुप थे उन दोनों को बोला एक साथ डिस्कशन करने के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं था। एट लास्ट GTO asked us to nominate one person to give the common group story। तो मैंने चेस्ट नंबर 4 को नॉमिनेट कर दिया, क्योंकि उसी का स्टोरी था ब्लड डोनेशन कैंप से रिलेटेड। तो मैंने बोला ओके चेस्ट नंबर 4, आई नॉमिनेट यू टू गिव दी कॉमन ग्रुप स्टोरी। तो सभी लोग मेरे साथ अग्री कर गए, उन्होंने चेस्ट नंबर 4 को नॉमिनेट कर दिया, एंड फॉर 10 to 20 सेकेंड्स उसने कॉमन ग्रुप स्टोरी दी, जिसमें हमारे असेसर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद हम लोगों का पूरा PPDT का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोगों को बाहर भेज दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों मेरी PSB चेन्नई की जर्नी का एक्सपीरियंस। अगर मैं बात करूं, टोटल 47 कैंडिडेट्स रिपोर्ट किए थे, 8 AM का स्लॉट था, और 47 में से 8 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं और रेकमेंड हुए हैं इन PSB फॉर FSB। तो मेरे ग्रुप से 4 कैंडिडेट्स रेकमेंड हुए थे, ठीक है। मैं था, मेरे चेस्ट नंबर 1 मेरा था, चेस्ट नंबर 2 रेकमेंड हुआ था, चेस्ट नंबर 4 हुआ था, ठीक है। और एक चेस्ट नंबर और हुआ था दूसरे सब ग्रुप से। तो टोटल 12 में से 4 हमारे में से लिए थे, और 3 ग्रुप और थे हमारे बैच में, उनमें से 4 बंदे लिए थे, ठीक है। तो हमारा ग्रुप पता नहीं इसमें से इन लोगों ने कुछ खास देखा होगा तो 4 उठा लिए, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब मैं PSB चेन्नई गया था, वहाँ पे 42 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था, और 21 प्लस कैंडिडेट्स PPDT और ये जो PSB है इसको क्लियर कर लिए थे, रेकमेंड हो गए थे। बट दिस टाइम नंबर बहुत ही लो है, तो आप देख सकते हैं कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों को PSB में ही बाहर कर रहे हैं। तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, अच्छे से परफॉर्म कीजिए, फोकस कीजिए अपनी प्रिपरेशन पे, अपने परफॉर्मेंस पे, बाकियों से अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है फॉर एनी स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू SSB, एनी रिटन एग्जामिनेशन एंड ऑल, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। ये रही मेरी ईमेल ID ankur97yadav@gmail.com। अगर आपको कोई भी क्वेरी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मैं वर्कशॉप तो कंडक्ट कर ही रहा हूँ, PSB की, FSB की और SSB की। तो जो भी कॉन्टैक्ट्स आपको स्क्रीन पे विजिबल है, वहां से आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू एनरोल इन माय वर्कशॉप्स। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।